स्वाधीन भारत चाहते हैं। हम हिंदू भारत नहीं चाहते, हम मुस्लिम भारत भी नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक भारत चाहते हैं। और लोकतांत्रिक भारत तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप लोकतंत्र की चेतना और लोकतंत्र के निर्माण में जिन शक्तियों की भूमिका रही है उनके बारे में आप जानेंगे और समझेंगे। आज की बातचीत में खासतौर पर नरेंद्र मोदी का जो आज लाल किले की प्राचीर से भाषण हुआ उस पर केंद्रित रखूंगा और कोशिश करूंगा बहुत संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे शेयर की जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 मिनट यानी 98 मिनट भाषण दिया, रिकॉर्ड भाषण दिया। और इस रिकॉर्ड भाषण की खूबी यह है कि प्रधानमंत्री जब बोलने गए और जब बोलते रहे, यह भाषण पीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है उसे भाषण सुनने की, उसे 98 मिनट खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ के 10 मिनट में समझ सकता है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला। अगर मुझसे पूछें तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि प्रधानमंत्री का एब्सर्ड भाषण था। एब्सर्ड का मतलब अमूर्त। हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री का यह भाषण किसने लिखा। अगर नहीं लिखा तो इससे प्रधानमंत्री के विवेक का पता चलता है कि प्रधानमंत्री के पास में किस तरह का विवेक है और प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में। प्रधानमंत्री के जितने भाषण अब तक हुए उनमें सबसे एब्सर्ड भाषण था यह आज का। भाषण में एब्सर्डिटी का यह आदर्श स्क्रिप्ट माना जाता है या माना जाएगा। मैं दो एक उदाहरण देके अपनी बात स्पष्ट करूंगा मैं आपसे, और ये मेरी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री के सहारे ही अपनी बात कह रहा हूं और प्रधानमंत्री के जो चंगू मंगू हैं मैं उनको ध्यान में रख के बात कह रहा हूं कि वे समझें कि उनका जो नेता है वो किस तरह से एब्सर्ड बातें कर रहा है और एब्सर्ड भाषण दे रहा है। या हो सकता है ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो कि एब्सर्ड बोलो। हम नहीं जानते कि ये चूक हुई है या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये भाषण, हम नहीं जानते। मसलन प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में स्वाधीनता संग्राम पदबंध या जिसे हम लोग कहें नाम, उसका सिर्फ 2 बार जिक्र है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम क्या हवा में लड़ा गया? जिस लाल किले की प्राचीर पर वो खड़े हैं और लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भाषण दे रहे थे, वो लाल किले की प्राचीर जो है वो आरएसएस की शाखा में खड़े होकर हासिल नहीं किए उन्होंने। हम जानना चाहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में जनता को संगठित करने में किसकी भूमिका थी और वे कौन नेता थे, कौन से संगठन थे जो कि स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने एक भी नेता का, एक भी संगठन का जिक्र नहीं किया। ये दलित, किसान, नौजवान ये घर से अपने आप निकल आए। इन्हें इल्हाम हुआ कि अंग्रेजों से लड़ना और ये निकल आई, 40 करोड़ जनता निकल आई और अपने आप लड़ने लगी। बिना किसी के संगठित किए ही आंदोलन चल निकला। एब्सर्डिटी की एक सीमा होती है, लेकिन यहां तो सारी सीमाएं एब्सर्डिटी की तोड़ दी प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आपका कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका थी स्वाधीनता आंदोलन में। स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों की, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने बलिदान दिया था। महात्मा गांधी का नाम लेने में क्या जीभ लड़खड़ाती है? महात्मा गांधी का नाम लेने से, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने से नरेंद्र मोदी को किसने रोका था? स्वाधीनता संग्राम में किसी भी नेता की भूमिका, किसी भी संगठन की भूमिका का जिक्र न करना, यह एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन को
अनैतिहासिक ढंग से पेश करना है और एब्सर्ड ढंग से पेश करना है। स्वाधीनता संग्राम के पदों का सबसे पहले वो इस्तेमाल करते हैं एक बार 1857 के जस्ट साथ में संदर्भ में। और उसके बाद में वो एकदम गायब हो जाता है स्वाधीनता संग्राम उनके भाषण से। स्वाधीनता संग्राम पदबंध, हम जानना चाहते हैं स्वाधीनता संग्राम को 1857 के बाद का संग्राम, इसको किसने संगठित किया था? 1947 में हमको क्या बस जनता निकल आई घर से और आजादी मिल गई? प्रधानमंत्री के एब्सर्डिटी का मैं नमूना बता रहा हूं जो उनके भाषण में है, मैं वो अंश पढ़ रहा हूं आपसे। और वो स्वाधीनता संग्राम का जिक्र नहीं करते, स्वाधीनता संग्राम पदबंध का स्वाधीनता संग्राम के लिए जिक्र नहीं करते। वो कैसे कहते हैं? कोट, उन्हीं का भाषण, ये मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड के लिए है कि आप अपने इतिहास में जनता दर्ज करें कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जो कि इतिहास का विकृतीकरण कर रहा था और इतिहास के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था। प्रधानमंत्री इंफॉर्मेशन न दे यहां तो समझ में आती है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन फैलाए यह समझ में नहीं आती। इतिहास को डिस्टॉर्ट करे यह समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री ने क्या बोला पहले हम उसे सुने। उन्होंने बोला, हमें पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला हमारे देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाकों में दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते। ये प्रधानमंत्री के भाषण के अंतिम चरण में जाके ये बिरसा मुंडा का जिक्र आता है। ये मैं पहले आपके सामने रख रहा हूं। जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। बिरसा मुंडा क्रांतिकारी थे, भगवान नहीं थे। ये क्रांतिकारियों को भगवान बनाने का तरीका ये कहां से आया? आगे वो कहते हैं, यह हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसे जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से कौन अधिक हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा दायरा बढ़े, समाज के प्रति हमारा मनोभाव बढ़े, पिछड़ों को, हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चलें, यह संकल्प को ले करके चलना है। अनकोट। पहला गलत बयानी, बिरसा मुंडा क्रांतिकारी थे, वे भगवान नहीं थे। ये भगवान बताने की कौन सी भाषा है भाई? ये किस डिक्शनरी में लिखा है कि वो भगवान थे? एक अन्य उदाहरण मैं इसके बाद में बात करूंगा, जिसमें कि वो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1857 के संदर्भ में वो उसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी में हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, वे गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र से जहां आजादी की जंग लड़ी जाती थी। अनकोट। ये जो 1857 के पहले मुगल शासन में किसने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी? क्या हिंदू राजाओं ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी या हिंदू राजाओं ने सरेंडर किया? सैकड़ों साल की गुलामी में हर कालखंड में संघर्ष का रहा। ये
राजाओं के बीच के संघर्ष थे, वो गुलामी से मुक्ति के संघर्ष नहीं थे। प्रधानमंत्री का यह कहना गलत है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, वे गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। अरे जरा उन जंगियों के नाम तो बताओ, उस जंगी राजा का नाम बताओ जो जंग करता रहा, लड़ता रहा जनता के लिए और जनता में रहा और राजा नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि ये एब्सर्ड भाषण का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी पैराग्राफ में वो जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम याद करते हैं, इसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम का पदबंध का जिक्र ही नहीं करते। क्या कहते हैं वो? नरेंद्र मोदी की भाषा देखिए आप, बिल्कुल एकदम टिपिकल आरएसएस की भाषा है कि कैसे इतिहास से स्वाधीनता संघर्ष को गायब किया जाए, स्वाधीनता संघर्ष करने वाले संगठनों और नेताओं को गायब किया जाए, कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारियों को गायब किया जाए। ये एक आदर्श नमूना है। मैं पूरा हिस्सा पढ़ रहा हूं उसका। कोट, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीबें, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी, आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने जो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था भारत की आजादी का, 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ हैं, अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 247 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। कोटेशन बंद। पूरे इस अंश में महात्मा गांधी गायब, भगत सिंह गायब, कांग्रेस संगठन जिसने कि लंबी लड़ाई लड़ी आजादी के संग्राम में, भगत सिंह और उसके साथियों ने, चंद्रशेखर उसके साथियों ने जो लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी, उसका कोई जिक्र नहीं है। खाली जनता 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 निकल पड़ी। एक 40 करोड़ लोग गुलामी से मुक्ति के लिए निकल पड़े और लड़ रहे थे, अपने आप लड़ रहे थे। यह कौन सी भाषा है, यह कौन सा तर्क है समझाने का जनता को हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के बारे में? बल्कि मैं इसे कहूंगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, स्वाधीनता संग्राम के बारे में मिस इंफॉर्मेशन है। जनता ने अपने पहल पर आजादी नहीं हासिल की, बल्कि जनता को संगठनों ने प्रेरित किया, नेताओं ने प्रेरित किया, कुछ विचार थे जिन्होंने प्रेरित किया। कौन सा विचार था? कौन सा विचार था? हिंदू भारत का विचार था क्या, जिसने कि जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया? प्रधानमंत्री में अगर साहस है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी भूमिका के बारे में बताते कि हाँ, स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस ने बहुत काम किया था। आरएसएस के लोग इस 15 अगस्त के आसपास अपने अखबारों में सामग्री निकालते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में वो कहां कितना महान कार्य कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का एक सिरे से स्वाधीनता संग्राम के संगठनों का, स्वाधीनता संग्राम के अभूतपूर्व कुर्बानी देने वाले शहीदों का, क्रांतिकारियों का, गांधी का, नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, वल्लभ भाई पटेल का, तमाम लोगों का जिक्र न करना, और 40 करोड़ जनता का पुरुषार्थ, कोई 40 करोड़ जनता में
स्वतः स्फूर्त कोई पुरुषार्थ नहीं था। 40 करोड़ जनता को कांग्रेस ने और उसके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर उद्बुद्ध किया, संघर्ष के लिए तैयार किया, तब स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। स्वाधीनता संग्राम को संचालित करने के लिए संगठन बनाया गया था। उसकी इकाइयां थी हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में। उसके अखबार थे, उसके प्रकाशन थे तरह तरह के, उसके नेता थे। और ये त्याग और बलिदान की भावना जनता के अंदर जो पैदा की, वो नेताओं ने अपने विचारों के जरिए पैदा की। जनता के कोई विचार होंगे जिसके जरिए वो अपना त्याग और बलिदान कर रहे थे। कौन से विचार थे? वो हिंदू का विचार नहीं था, वो धर्मनिरपेक्षता का विचार था और एक ऐसे आधुनिक भारत का विचार था जिसकी परिकल्पना राजा राममोहन राय और महात्मा गांधी ने की थी। नरेंद्र मोदी इस तरह की एब्सर्ड बातें करके, वो भी लाल किले की प्राचीर से, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? ये पूरा का पूरा अंश जो मैंने आपसे उद्धृत किया, यह नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह पूरा का पूरा एब्सर्डिटी से भरा हुआ है। एक और नमूना बताऊं मैं आपको। एक जगह वो कहते हैं, नरेंद्र मोदी, एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली। आज यह समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। आज लोग जीने के लिए नहीं, बल्कि वे सवाल कर रहे हैं कि वे नागरिक के तौर पर कैसे जिए और किसके लिए जिए। वे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में सिर्फ 2 जगह लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ 2 जगह। हिंदुस्तान के नागरिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए जीना चाहते हैं। वे सिर्फ कोई अमूर्त देश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अगर ये अमूर्त देश के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और आपके हिसाब से वो प्रतिबद्ध हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में लाखों नौजवान क्यों हिंदुस्तान से छोड़कर चले गए? हिंदुस्तान के नागरिक, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता क्यों ले ली? अगर यहां इतनी ही खुशहाली थी, शिक्षा की इतनी बदतर अवस्था कर दिया कि जो सबसे पिछड़ा देश है बांग्लादेश, हिंदुस्तान के 20,000 विद्यार्थी बांग्लादेश में जाके पढ़ रहे हैं और हमको उपदेश दिया जा रहा है कि विकसित भारत का। शिक्षा के बारे में जो कहा है उसको मैं अलग से बात करूंगा, मैं आपसे आज नहीं बात करूंगा। मैं एक अन्य चीज जो मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 बार लोकतंत्र का जिक्र करते हैं। हंसी आती है। लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र का खाते हैं, लोकतंत्र नहीं कुर्सी दिलाई है, लेकिन लोकतंत्र का जिक्र करने में जीव लड़खड़ाती है। और जो बात कही गई है वो इतनी खराब है, नरेंद्र मोदी वो ना बोलते तो ज्यादा अच्छा। नरेंद्र मोदी ने एक नया सगुफा छोड़ा आज। अब तक हमारे यहां कैसा कानून था? कोमल कानून, कोमल आचार संहिता, कोमल कोड। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट हैं, सैकड़ों जजमेंट हैं जो कि इस बात को इंडोर्स करते हैं कि हिंदुस्तान की जो कानून प्रणाली है वो किस तरह से सेकुलर है। कोमल कोड के तौर पर उसकी व्याख्या नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस कानून में खामियां हैं। उस कानून को हमने विरासत में अंग्रेजों से लिया है, यह सच है, लेकिन वो कानून कोमल कोड नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने नया सगुफा छोड़ा है कि हमें सेकुलर कोड चाहिए। अरे अभी तक जो आप हिंदुस्तान में अभी तक 75 साल तक नरेंद्र मोदी के दिमाग में यह गलत समझ बैठी हुई है कि 75 साल तक जो कानून चलता रहा वो कोमल कोड है। समान आचार संहिता अगर लागू, नागरिक संहिता अगर लागू हो गई तो वो सेकुलर कोड हो जाएगा। अरे समान नागरिक आचार संहिता के नाम पर हिंदू कोड तो आ सकता है, लोग इसी से तो डरे हुए हैं।
नरेंद्र मोदी अपने किसी भी भाषण में मनुस्मृति की आलोचना नहीं करते, अपने किसी भी भाषण में हिंदुत्व की आलोचना नहीं करते, अपने किसी भी भाषण में मनुस्मृति के नाम पर जो जाति प्रथा फैली हुई है उस जाति प्रथा पर हमला नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जिस समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं वो अलग है। नरेंद्र मोदी के लिए समान नागरिक संहिता का मतलब है हिंदू नागरिक संहिता, जिसको कि सब लोग माने, मनुस्मृति का धर्म जिसे सब लोग माने। दुर्भाग्य की बात है कि आज के पवित्र दिन को नरेंद्र मोदी ने गलत ढंग से इस्तेमाल किया। आज जितना उन्होंने कर्तव्य का बोध, कर्तव्य शब्द का जितनी बार प्रयोग किया है अपने भाषण में, उतनी बार लोकतंत्र का प्रयोग नहीं किया। जैसे मैंने आपसे कहा, सिर्फ 2 जगह लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मिलता है, बाकी कर्तव्य बहुत है। कम से कम 7-8 बार कर्तव्य 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 कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य, पंचायत के कर्तव्य, विधानसभा के कर्तव्य, हर संस्था के कर्तव्य, नरेंद्र मोदी के भी कर्तव्य। अरे ये बताओ कि लोकतंत्र कहां है? कर्तव्य तो है। लोकतंत्र दो तब कर्तव्य की बात करो। जनता से लोकतंत्र छीनोगे, लोकतंत्र का अधिकार छीनोगे, तो यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि लोग कर्तव्य, वो पहला कर्तव्य तो उनका यह होगा कि वे लोकतंत्र को बचाएं। नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी जो मनोदशा वो आज के भाषण में साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनसे, और यह आखिरी बात है, देश में बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है। देश में बार बार चुनाव क्या कर रहे हैं? गतिरोध। नरेंद्र मोदी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, ऐसा विकास किया जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ था, 65 साल में नहीं हुआ था। ये तो चुनाव के दौरान का विकास है। या तो नरेंद्र मोदी की यह बात सच है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, या यह बात सच है कि ये चुनाव गतिरोध पैदा कर रहे हैं। अगर चुनाव गतिरोध पैदा कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कैसे हुआ? इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी कहे कि मैं डेवलपमेंट नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया, विकास की योजनाएं लागू नहीं कर पाया, वे फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट किया? कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, भाषण में उसका जिक्र है। अरे बार बार चुनाव के बावजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन कैसे गया? प्रगति में चुनाव बाधा नहीं देते। ये गलतफहमी है कि चुनाव से प्रगति में बाधा पड़ती है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं एक बार ही चुनाव हो 5 साल में और बाकी जो मन में आएगी करते रहेंगे। नहीं, चुनाव बार बार क्यों होते हैं? क्योंकि जनता के बीच में सरकार की नीतियों की बार बार परीक्षा होती है। जनता अपनी राय व्यक्त करती है, सरकार मनमानी न कर सके उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। कभी पंचायत के चुनाव है, कभी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी काउंसिल के चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव है, कभी राज्यसभा के चुनाव है। ये तमाम चुनाव बार बार इसलिए होते हैं कि शासक बार बार जनता के बीच में जाएं, विभिन्न चरणों में जनता के बीच में जाएं, अपनी बात लेकर जाएं। अंत में एक चीज पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के निर्माण में बिरसा मुंडा और महात्मा बुद्ध के अलावा और खासतौर पर आधुनिक भारत के निर्माण में किसी की और की भूमिका है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी को वोट बैंक चाहिए ना, वोट बैंक तो इसलिए महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा का नाम ले, महात्मा बुद्ध और बिरसा मुंडा का नाम लिया उन्होंने। महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते वो, पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते वो। क्यों? महात्मा बुद्ध ने स्वाधीनता दिलाई थी, बिरसा मुंडा ने स्वाधीनता संग्राम में केंद्रीय भूमिका अदा की थी। हम निश्चित तौर पर बिरसा मुंडा के योगदान को याद करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वाधीनता संग्राम को स्वाधीनता संग्राम बनाने में, अंग्रेजों को बेदखल करने में कांग्रेस की और कांग्रेस की लीडरशिप की केंद्रीय भूमिका थी। हमारे लाख मतभेद रहे कांग्रेस से,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम सैकड़ों हजारों नेताओं की केंद्रीय भूमिका थी। हजारों लोग जेल गए, सजाएं काटी उन्होंने। अब पूरे भाषण में सिर्फ दो, बिरसा मुंडा और महात्मा बुद्ध, तो अब वोट चाहिए, एससी एसटी के वोट चाहिए। और ये जो कम्युनल कोड और सेक्युलर कोड, इससे ज्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मैं उनके शब्द कोट करके ये बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं कि इस विषय पर देश में चर्चा हो और व्यापक चर्चा हो। संविधान निर्माताओं ने भारतीय दंड संहिता को कम्युनल कोड कहीं नहीं लिखा और नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी भी बड़े जजमेंट में जो हमारी जो दंड संहिता है उसको कम्युनल कोड रेखांकित नहीं किया। हां, समान नागरिक संहिता की बात उन्होंने की है, लेकिन यह समान नागरिक संहिता संविधान के दायरे में ही संभव है, संविधान के बाहर जाके संभव नहीं है। वह संविधान जो कि तमाम किस्म के अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको स्वतंत्रता, खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को अपने कोड की स्वतंत्रता देता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब वो आदिवासियों के जीवन में भी हस्तक्षेप करेंगे, वो मुसलमानों के भी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। और वे गर्व से कह रहे थे आज लाल किले की प्राचीर पर, जो कि एकदम संविधान विरोधी एक तरह से स्टेटमेंट है, कि हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। यह तथ्य की दृष्टि से एकदम गलत बयानी है। ये ठीक है कि वो अपनी तरफ से एक कोड लाना चाहते हैं, जिसे वो कह रहे हैं सेक्युलर सिविल कोड। अगर सेक्युलर सिविल कोड लाना है ना, तो पहले तो हेट कैंपेन बंद करो। जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने सिविल कोड बनाया था, उन्होंने हेट स्पीच नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी की ब्यूटी यह है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, उस लोकसभा के चुनाव में 173 भाषणों में से उनके 110 से अधिक भाषण हेट स्पीच से भरे हुए थे। शर्म आती है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री है जो कि निरंतर हेट स्पीच देके वोट मांगता है, और वो जनता से कहता है कि मैं भेदभाव नहीं करता। नहीं, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। संविधान की मानते हो तो संविधान निर्माताओं के सेकुलर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को मानो और कहो कि मैं धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को मानता हूं। संविधान में खाली संविधान शब्द नहीं है, संविधान में महत्वपूर्ण है उसका लोकतांत्रिक सेकुलर समानतावादी दृष्टिकोण। नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता, ये तीन शब्द एक सिरे से, उनकी स्पिरिट एक सिरे से का। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते, और जहां इस्तेमाल किया है, आखिर में इस्तेमाल किया है जब उस सेकुलर कोड के लिए। पहले ये पूछो, नरेंद्र मोदी खुद कहें वो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं कि नहीं मानते। वह संविधान की धुरी है, लोकतंत्र संविधान की धुरी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार और निजी कोड संविधान की धुरी है। इनको माने बिना आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। और आज आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।